गज़ा पर इजराइल इससे पहले लगातार फ़ज़ाई हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने ज़मीनी हमले की तैयारी कर दी है और हज़ारों टैंक्स सरहद पर खड़े कर दिए हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि हमास ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा है, आपका स्वागत है, हम इसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले इजराइल ने वहाँ रह रहे शहरियों को, ख़ासतौर से नॉर्थ के शहरियों को ये कहा था कि आप साउथ गज़ा में चले जाएं और इस इलाके को खाली कर दें, और उसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। 24 घंटा मुकम्मल हो गया है, अब पूरी तरीके से इजराइल तैयार है गज़ा में घुसने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्या गज़ा में वाकई में इजराइल कामयाबी हासिल कर पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है और लोगों को तशवीश भी इस बात की है कि क्या इजरायली सेना खुदकुशी करने जा रही है गज़ा में। दोस्तों, इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि दरअसल ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं है जब इजराइल गज़ा में एंट्री करने जा रहा है। इससे पहले भी इजराइल गज़ा में कई सालों तक रह चुका है, वहाँ रूल कर चुका है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1967 में इजराइल और पैलेस्टीन के दरमियान 6 दिनों तक की लड़ाई हुई थी। इजराइल को उसमें कामयाबी मिली थी और उसी कामयाबी के दौरान इजराइल ने गज़ा, वेस्ट बैंक, गोलान हाइट और सिनाई पेनिनसुला, उसके कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया था। यानी इजराइल गज़ा में रह चुका है, वहाँ पर रूल कर चुका है और वहाँ रहते हुए गज़ा में रहने वाले पैलेस्टाइनियन लोगों द्वारा लगातार इजरायली फ़ौजों पर हमले होते रहे हैं। आखिरकार इजराइल ने फैसला किया कि हमें इस झंझट से मुक्ति के लिए गज़ा के इलाके को छोड़ देना चाहिए। एरियल शरून ने छोड़ भी दिया और छोड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया कि गज़ा के वो जो पूरे पट्टी का इलाका है उसको एक दीवार से घेर दिया ताकि उधर के लोग उधर ही रह जाएं, इस तरफ किसी भी प्रकार का हमला न कर सकें। शायद ये एरियल शरून की भूल थी, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद फिर वो एक दूसरे तरीके के हमले की स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी, और वही हुआ। फिर वो फ़िज़ाई हमले होने लगे। फ़िज़ाई हमले से मेरी मुराद ये है कि गुलेलों से हमले होने लगे, रॉकेट से हमले होने लगे, यानी गुलेलों से शुरू हुआ फिर रॉकेट तक पहुँच गया। रॉकेट से हमले होने लगे। अब इजराइल का माथा ठनका कि अब हम क्या करें, दीवार लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसने एक जुगाड़ निकाला, और जुगाड़ ये था कि उसने 2005 में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तैयारी की कि कोई ऐसा मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि उधर से जो भी रॉकेट्स आ रहे हैं उनको डिफ्यूज़ कर सके। आखिरकार 2005 से डिज़ाइन किया और 2005 के बाद से काम करना शुरू किया इस पर, और आयरन डोम नाम का एक डिफेंस सिस्टम उसने तैयार कर लिया। 27 मार्च सन 2011 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर 10 मार्च सन 2012 को कामयाबी के साथ उसने इंटरसेप्ट कर लिया था रॉकेट को और डिफ्यूज़ कर दिया था, यानी वर्किंग करना शुरू कर दिया था 2012 से। इस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम काम करता रहा। लेकिन अब हमास को 2012 के बाद में एहसास हुआ कि अब हमारा रॉकेट कैसे नुकसान पहुँचा पाएगा। तो इसके लिए हमास के लोगों ने लॉन्ग रेंज के रॉकेट से हमला करना शुरू कर दिया। अभी तक तो इजराइल के पास सिर्फ और सिर्फ आयरन डोम सिस्टम जो था वो शॉर्ट रेंज को सिर्फ इंटरसेप्ट कर पाता था। अब लॉन्ग रेंज से जब रॉकेट्स आने लगे तब इनको दिक्कत हुई, तो इन्होंने एक बार फिर से इसको डेवलप करना शुरू किया और इस तरीके से डेवलप किया कि अब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों रेंज के आने वाले रॉकेट को इंटरसेप्ट करके उसको हवा ही में डिस्ट्रॉय कर देता। इस तरीके से आयरन डोम सिस्टम को मजबूत बनाया गया और बहुत ही एक सुरक्षा कवच के तौर पर इजराइल ने उसको डेवलप किया। यही वजह है कि अब बहुत ही मामूली और कहीं इक्का दुक्का किसी भी रॉकेट से इजराइल को नुकसान पहुंचता है, वरना नॉर्मली तमाम रॉकेट्स को जो भी गज़ा की तरफ से आते हैं उनको इंटरसेप्ट करके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम उसको डिफ्यूज़ कर देता है। लेकिन बीते 7 अक्टूबर सन 2023 को जिस तरीके से हमास ने चंद मिनटों के अंदर 5000 के करीब रॉकेट दाग दिए और उसके बाद भी कुछ हज़ार और, यानी करीब करीब 7000 रॉकेट दागे गए, और ये दागने का सिलसिला अब तक जारी है। इससे नींद उड़ गई है इजराइल की, और इजराइल के करीब करीब 1300 लोगों की इस पूरी कार्रवाई में मौतें हुई हैं। हालांकि वहीं फ़लस्तीनियों के करीब करीब 3000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ओवरऑल ये है कि दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं, फ़ौजी हमास के लोग और सिविलियन इधर से भी, सिविलियन उधर से भी, यानी दोनों तरफ से मौतें हो रही हैं। इसी वजह से इजराइल ने ये सोचा कि हम क्यों ना ज़मीनी कार्रवाई करके अब इस पूरे खेल को ख़त्म कर दें, और ये इजराइल ने मंसूबा बनाया। आखिरकार अब इजराइल के मंसूबे में कितनी कामयाबी मिलेगी, आइए इसको समझने के लिए फ़लस्तीन में भारत के राजदूत रहे ज़िक्रुर रहमान साहब से, जो 2005 से 2008 के बीच में भारत की तरफ से राजदूत थे, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते हुए ये कहा कि अब अगर इजराइल वहाँ पर जाता है, यानी गज़ा में एंट्री करता है, तो फिर इजराइल को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि जो गज़ा की जो ज़मीन है वो ज़ाहिर है कि इजराइल की ज़मीन नहीं है, जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो गज़ा के लोगों की, हमास की मिट्टी है। तो ज़ाहिर है कि गज़ा के उस पूरे इलाके के एक एक इंच को हमास जानता है, पता है कि हमारा सुरंग कहाँ है, बंकर कहाँ है और हमारा नॉर्मल एरिया कहाँ है।
कहाँ हम आईडी लगा सकते हैं, यानी वो तमाम चीज़ें उनके कब्ज़े में हैं, यानी वो एक तरीके से एज में हैं और इज़राइल के फ़ौजियों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितने सुरंग हैं, कहाँ-कहाँ हैं, किस-किस जगह हैं, कहाँ-कहाँ छुपने की जगह हैं, कहाँ-कहाँ कौन-कौन सा हथियार हो सकता है, उसके बारे में इज़राइल की सेना को कुछ भी पता नहीं। इसलिए इज़राइल की सेना एक तरीके से समझिए कि अंधेरे में तीर लगाने जा रही है और अंधेरे में तीर चलाना शायद उतने फ़ायदेमंद नहीं होगा, जो एक बहुत ही सोच समझ करके, उजाले में देख करके, निशाना लगा करके तीर लगाएगा उसके मुकाबले में। ये एक उन्होंने अहम बात कही। दूसरी बात ये कही कि अब ये गोरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत होगी। गोरिल्ला लड़ाई वो उसे कहते हैं जो सिस्टमैटिक तरीके से ना लड़ी जाए, लुका-छुपी तरीके से खेल हो और यहाँ से हमला हो जाए, वहाँ से हमला हो जाए। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका जैसी मज़बूत ताकत को अफ़गानिस्तान के लड़ाकों ने, तालिबान ने धूल चटा दिया और करीब-करीब 20 सालों तक अमेरिका ने पूरी कोशिश कर दी, जी-जान लगा दिया, लेकिन तालिबान को वो शिकस्त देने में नाकाम रहे। आखिरकार उल्टे पाँव वापस लौटना पड़ा। बिल्कुल इसी तरह की कहानी कमोबेश वियतनाम वॉर में भी हुई थी, जब अमेरिका को धूल चटा दिया था नॉर्थ वियतनाम के लोगों ने वहाँ गोरिल्ला वॉरफेयर के ज़रिए से, क्योंकि वो तमाम जो इलाका था ऊबड़-खाबड़, कहीं नाली, कहीं कूच और अमेरिकन फ़ौज इस तरीके से ट्रेंड नहीं थी। वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से लड़ने के आदी थे और वहाँ सिस्टमैटिक नाम की कोई चीज़ नहीं थी। तो वियतनाम वॉर हो या अफ़गानिस्तान का वॉर हो, दोनों वॉरों में गोरिल्ला लड़ाई लड़ने वाले लड़ाकों ने ही कामयाबी हासिल की थी। तो इसी तरीके से ऐसा ज़िक्रुर रहमान साहब का ये मानना है कि गज़ा की लड़ाई में भी पूरी तरीके से अब गोरिल्ला वॉरफेयर होगा। यहाँ सिस्टमैटिक लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि सिस्टमैटिक लड़ाई होगी तो हमास के लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हमास लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। हमास के लोगों की संख्या मुश्किल से 3 से 4 हज़ार लोगों की है, पूरे जो एक्टिव कारकुनान हैं, और इधर 3 लाख की फ़ौज है। तो ज़ाहिर है कि सिस्टमैटिक लड़ाई में हमास कभी भी नहीं ठहर पाएगा। उसके लिए मजबूरी है गोरिल्ला लड़ाई करना, और गोरिल्ला लड़ाई के लिए इज़राइली सेना तैयार नहीं है, क्योंकि ज़मीन उसकी नहीं है। ये दिक्कत की बात है इज़राइली सेना के लिए। इसीलिए ज़िक्रुर रहमान साहब का ये कहना है कि इज़राइल जा तो रहा है, लेकिन बहुत भारी नुकसान उठा करके वो वहाँ से वापस आएगा। इसके अलावा ज़िक्रुर रहमान साहब ने एक बात और अहम कही कि हमास इस लड़ाई के लिए पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा था, जैसा कि इनपुट सामने आए हैं। तो अगर वो 2 सालों से तैयारी कर रहा था, तो इसका मतलब बहुत ही साफ़ है कि हमास एक लंबी लड़ाई करने के लिए तैयार है और उसको पता था कि हम ये जो 5, 6, 7 हज़ार रॉकेट्स दागेंगे, उसके नतीजे क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि इज़राइल का मूड हमास बहुत अच्छी तरीके से जानता है। उसको पता था कि हम इस डेंसिटी के साथ जब हमला करेंगे तो पलट के हमें इस तरह का रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। तो शायद उसने अपना पूरी तरीके से ग्राउंड सेट कर रखा है और ज़मीनी हमले के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं और वो वेलकम कर रहे हैं। यही कारण है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ वेलकम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आइए, आपका स्वागत है गज़ा के सरज़मीन पर। इसके अलावा एक बात और अहम है, और ये जानने वाली बात है कि एक बार ऐसा हुआ था कि 20 किलोमीटर की सुरंगों को इज़राइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन गज़ा में 20 किलोमीटर सिर्फ सुरंग नहीं है। हमास का दावा है कि करीब-करीब हमारे पास 2000 किलोमीटर की सुरंगें हैं। यानी उसी 41 किलोमीटर के फासले में यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यानी पूरा सुरंगों का जाल बिछाया गया है। अब ऐसी सूरत में हमास के लिए ये बहुत बड़ा एज है कि किस सुरंग में इज़राइली फ़ौजियों को घुसने दें, फिर बाद में बंद कर दे, उसको उड़ा दे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए बार-बार वो ज़िक्रुर रहमान साहब एनडीटीवी के इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इज़राइल जा तो रहा है, लेकिन बहुत भारी नुकसान उठा करके वापस आएगा। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर ये तमाम चीज़ें इज़राइल को भी पता होंगी, इतना अंदाज़ा इज़राइल को भी होगा कि हमास क्या-क्या कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ज़िक्रुर रहमान साहब को पता है और इज़राइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को नहीं पता है, इज़राइल के प्रधानमंत्री को नहीं अंदाज़ा है, सबको पता है। तो फिर क्यों ज़मीनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल और सादा जवाब ये है, ये पूरा पॉलिटिकल मामला है। जिस तरीके से नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी ख़राब हुई है इज़राइल में, अपने आप को डैमेज कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इस तरह का स्टेप लेना ज़रूरी समझा है। दरअसल उनके ख़िलाफ़ एक तरीके से ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है विद इन द कंट्री, यानी इज़राइल के अंदर ही। और इज़राइल में एक बड़ा यहूदी समूह ऐसा है जो नेतन्याहू को बिल्कुल नापसंद करता है। उसका ये मानना है कि आप फ़लस्तीन में बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे इज़राइली फ़ौजियों को भी एक ऐसी जगह झोंक रहे हैं जिसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से वो बहुत ज़बरदस्त विरोध का सामना कर रहे हैं। तो ये चाह रहे हैं कि डू या डाई की सिचुएशन में एक बार हम अगर कोई नतीजा निकाल करके ला पाए तो शायद इनका मुंह बंद हो जाएगा और हमारी पॉपुलैरिटी बहुत हाइप हो जाएगी। वो इस मूड में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये सिचुएशन हम कंट्रोल ना कर पाए
तो फिर हमारा पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिया है। बहरहाल ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती की घड़ी है, क्योंकि इस मामले में ईरान ने भी कह दिया है कि गज़ा सह्यूनियों यानी ज़ायनिस्ट का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। यानी गज़ा में जो भी सह्यूनी यानी ज़ायनिस्ट लोग जाएंगे वो वहीं दफन होकर के रह जाएंगे, वो वापस नहीं आ पाएंगे, ऐसा ईरान का कहना है। ईरान के जो वज़ीर ख़ाज़ा हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, उन्होंने अल जज़ीरा से बात करते हुए इस तरह की बात कही है। उनका बयान उस वक्त सामने आया जब वो इससे पहले हमास के जो पॉलिटिकल विंग के लीडर हैं या कह सकते हैं मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, इस्माइल हानिया, उनसे उन्होंने मुलाकात की है और इसके साथ ही हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। इसके साथ ही कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, इन लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अल जज़ीरा को दिए गए अपने इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि गज़ा सहीनियों का कब्रिस्तान बनेगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। बहरहाल ये तमाम चीज़ें होने वाली हैं और आने वाले दिनों में एक बड़ी तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि आम तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि गज़ा में जो भी मौतें होंगी वो 5, 6, 10, 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार की मौतें होंगी, लेकिन इधर जो इज़राइली फ़ौज का नुकसान होगा वो इसका बहुत ज़्यादा होगा, इसका इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, एक तरीके से पूरी दुनिया इस पर अपनी नज़र जमाए हुई है और हर कोई ये कह रहा है कि जंग मसले का हल नहीं है, जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी आगे बढ़ कर के इस जंग को रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रहा है। बहरहाल इस पूरे इशू पर आपको क्या लगता है, और क्या लगता है कि वाक़ई में इज़राइल एक बहुत बड़ी तारीख़ी गलती करने जा रहा है? जो कुछ भी आपकी राय इस पे बन रही हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।